नमस्कार दर्शकों, होली का त्यौहार है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये होली जो है हर किसी के लिए एक समान नहीं होने वाली। कई लाखों करोड़ों पेंशनर्स हैं जिनके लिए मनोज जी जो आज की होली है, जो होली का त्यौहार आने वाला है, वो पूरी तरीके से काली हो जाएगी। ना तो क्या जो अमाउंट उनको मिलता है, क्या उसमें अपने लिए मिठाई ले पाएंगे या अपने बच्चों के लिए या फिर जो भी है उनके परिजन हैं या फिर उनके दोस्त हैं, क्या उनके साथ ये खुशियां मना पाएंगे? ये कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सारे त्यौहार अभी तक जितने भी आए हैं, सभी ये त्यौहार उनके लिए काले रहे और ये आने वाली होली भी किस तरीके से उनके लिए काली रहेगी, ये भी उनको भी पता है, हमको भी पता है किस तरीके से इतने से अमाउंट में ना तो आप किसी को गिफ्ट दे पाएंगे, ना ही आप खुद के लिए कुछ खरीद पाएंगे, या कह लीजिए तो बस ऐसा है कि त्यौहार तो लगातार आ रहे हैं लेकिन जो खुशखबरी है, जो उनकी उम्मीदें हैं, वो हर त्यौहार में टूट रही है। ये त्यौहार भी कुछ ऐसे ही लगता है कि काला बन जाएगा। ये त्यौहार भी कुछ ऐसा ही जाने वाला है। तो लगातार जो बात अब जो संसद चल रहा है, जो कार्रवाई चल रही है, उसमें भी हो रही है। जो महाराष्ट्र के सांसद हैं वो आवाज़ उठाते हैं, कई मजदूर संघ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये क्या है, कोई 7,500 मेडिकल प्लस ये सब बातें करता है, कोई 3,000 की बात कर रहा है, कोई 2,500 की बात कर रहा है। अलग अलग अमाउंट है, लेकिन इन सब अमाउंटों को कब तक जो है उनके बैंक में ये जाएंगे, या फिर ये अमाउंट की चर्चा मात्र उलझा के रख रही है? ये है क्या ये पूरा? आप मेरे को थोड़ा ड्रामा समझाएं, ड्रामा है या फिर सच्चाई है, या क्या अमाउंट का ये ड्रामा, ये सब चीज़ आप मेरे को समझाएं। मैं सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। होली की शुभकामनाएं दे ही दूं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि शुभकामनाएं अच्छी होंगी, फिर भी मैं कामना करता हूं कि आपकी होली शुभ रहे, अच्छी रहे और आपके परिवार के लिए बहुत ही बेहतर खुशियां लाए, आपको नई ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक ले जाए और आपकी इच्छाएं पूरी हों और आपका हक और अधिकार आपको मिले। आपने कहा ना होली काली हो गई है, काला भी एक रंग होता है। मुझे तो लगता है होली बेरंग हो गई है, होली बेरंग हो गई है, होली बदरंग हो गई है। ये रंगों का त्योहार बिना रंग के बीच जाएगा। बिगर रंग के हो गया है। पानी की होली भी, मुझे लगता है पानी की होली भी नहीं खेल पाएंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पानी भी पैसे से आता है आजकल। तो होली में पानी पिला लें, गुजिया खाना तो अलग बात है, मिठाई खिलाना जो उनके रिश्तेदार आएंगे तो अलग बात है। कोई बुजुर्ग अकेले रहते हो, सपोज करिए बच्चे दूर रहते हो, अगर बच्चे घर पर आ जाएं, कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। होली उनकी इतनी, मुझे लगता है आप उनकी पीड़ा वही समझ सकता है जो उस स्थिति में गुजर रहा है। हम कह सकते हैं, लेकिन जो महसूस कर रहा है सच में, जिसके पास फंड नहीं है, उसके लिए क्या त्योहार है? त्योहार तो उसके लिए एक तरह का अपमानजनक स्थिति क्रिएट कर देता है। एक आदमी 50,000 कमा रहा था, 80,000 कमा रहा था, उसके खर्चे वैसे ही थे, बेटियां आएंगी घर पे, बेटा आएगा घर पे, या नाती पोते जो भी होते हैं उसके बच्चे होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग हो जाता है तो मतलब तीसरी पीढ़ी तो देख ही लेते हैं, चौथी पीढ़ी भी नॉर्मल हो जाती है, तीसरी पीढ़ी तो समझ लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी है, और वो लोग आते हैं और उनको क्या कहेगा होली पे? क्या कहेगा? जो जिंदगी भर कमा के देता रहा बाप बन के, जिसने सब कुछ इच्छाएं पूरी की, वो क्या औलाद से मांगेगा? अपनी से स्वाभिमानी होगा तो नहीं मांगेगा, कहीं से कर्जा लेके आएगा, कहीं कुछ करके लाएगा, कहीं पुरानी एफडी तोड़ेगा, क्या पता सोने की अंगूठी बेच दे, क्या पता कान की बाली बुंदे बेच दे महिलाएं। कैसे करेंगी होली? किसी को शर्म है? किसी को शर्म नहीं है। आंकड़ों की बहुत बात होती है, आंकड़ों की बाजीगरी है, आंकड़ों के फेर में उलझा दिया। श्रमिक संगठन बहुत सारे हैं, आपको पता ही है इस देश के अंदर, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है, लेफ्टिस्ट भी बहुत सारे हैं, राइटिस्ट भी बहुत सारे हैं, सेंटर वाला तो कोई संगठन है नहीं। कोई बीजेपी की गोद में बैठा है, कोई कांग्रेस की गोद में बैठा है, कोई लेफ्ट की गोद में बैठा है। ये सब गोदी, ये हक वाली बात है या फिर बस अपनी तरफ खींचने वाली बात है? ये देखो, किसी चीज को सबसे पहले कहा है ना, अब क्या होता था कि बचपन में भी ऐसा होगा कि मंजा या आप पतंग उड़ाते हैं तो उसके साथ जो धागा होता है, तो धागे की लड़ाई हो जाती थी कभी कभी। धागा इकट्ठा पड़ा हुआ है तो कह रहे यार मैं धागा लूंगा, मैं धागा लूंगा, दो आदमी धागे की लड़ाई करते, तो एक आदमी आता है धागा ऐसे उलझा देता है, ले ना तेरा रहा ना मेरा रहा। तो ये संगठन जितने हैं ना, इन्होंने उलझा दिया है। एक संगठन आता है, वो कहता है 7,500 पेंशन चाहिए, मिनिमम पेंशन। मिनिमम पेंशन इसलिए चाहिए कि फॉर्मूला, आपको पता है फॉर्मूले का क्या हाल है? फॉर्मूले से तो निकलता ही नहीं, बूंद बूंद करके पेंशन निकलती है। वो तो इस तरह से बनाया गया है, प्लांट करके, कि जितना उसमें समा जाए, लेकिन जब देने की बारी आए तो देना ही ना पड़े। तो फॉर्मूला तो पूरी तरह से फेल्ड हो गया है, तो उसको स्क्रैप कर देना चाहिए। लेकिन उसको स्क्रैप ना करके बैसाखी दी जा रही है मिनिमम पेंशन की। हम नहीं चाहते मिनिमम पेंशन हो, मैं आज ब्लंटली बोल रहा हूँ आपके। मिनिमम पेंशन तो एक तरह का माया जाल है, भ्रम जाल है।
मिनिमम पेंशन इसलिए दी जा रही है कि भाई फॉर्मूले से नहीं निकल रहा, फॉर्मूला सही कर दो, फॉर्मूला सही कर दो, सही से उसमें पेंशन बनने लगे। अगर तुम फॉर्मूला सही कर दोगे, सिस्टमेटिक पेंशन बनने लगेगी, अपने आप ही पेंशन बनने लगेगी, तो मिनिमम पेंशन का झंझट नहीं। तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए हमें। ये खैरात की जरूरत क्यों पड़ रही है, मिनिमम पेंशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, सरकार से फंड मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपने फॉर्मूला इस तरह से किया है कि उसमें हमारा हक और अधिकार मिलेगा ही नहीं। हमारा पैसा तो तुमने दबा लिया, और मिनिमम पेंशन के नाम पे हम जब कंपनसेशन मांग रहे हैं तो वो भी नहीं कर रहे हो। और मिनिमम पेंशन में भी क्या, कुछ लोगों ने 7,500 की डिमांड कर रखी है, कुछ लोगों ने 9,000 की डिमांड कर रखी है। कहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ, जो आरएसएस और बीजेपी की एक तरह से जुड़ी हुई संस्था मानी जाती है, वो 5,000 के लिए कह रहे हैं। जो मुझे खबर मिल रही है 5,000 कह रहे हैं। अब क्या कहा है उन्होंने वो जाने, लेकिन मोटी मोटी खबर है। कुछ लोग 3,000 की डिमांड कर रहे हैं मिनिमम पेंशन की। सरकार के पास प्रपोजल जो गया था वित्त मंत्रालय के पास 1-2 साल पहले शायद, वो 2,000 का गया था। उस प्रपोजल को भी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया कि भैया 1,000 मिनिमम पेंशन देते हैं तो उसी में EPS 95 पेंशनर के लिए हमें 10-11 हज़ार करोड़ देना पड़ता है। अगर 2,000 करेंगे तो लगभग 20,000 करोड़ का ये बजट हो जाएगा। 3,000 करेंगे तो 30,000 करोड़ का हो जाएगा। ऐसे सरकार, मैं तो ये मोटा मोटा अनुमान लगा, 4,000 करेंगे तो 40,000 करोड़ का हो जाएगा, 5,000 करेंगे तो 50,000 करोड़ का हो जाएगा, 7,500 करेंगे तो 75,000 करोड़ का बजट हो जाएगा। तो सरकार के पास अगर EPFO के पास अगर 25 लाख करोड़ रुपया है, उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं कहता हूँ पेंशन के मद में ये मान लो कि 10 से 15 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ भी है, और उसकी अगर ब्याज उसको साल में 8% मिलती है, 8% के करीब मिलती है, मोटी मोटी ये मान लोगे तो कितना हो गया, 80,000 करोड़ हो गया 10% के हिसाब से। मतलब अगर 8% के हिसाब से 80,000 करोड़ हो गया, और 10% का 1 लाख करोड़ हो गया, तो ये तो 75,000 करोड़ ही हुआ ना, जो सरकार की तरफ से। तो ब्याज से भी मोटा मोटा, या कोई अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स जानता है तो मोटा मोटा भी अनुमान लगाए तो ब्याज से भी बहुत पैसा आ जा सकता है। ब्याज आती है। दूसरा क्या आता है, लगातार पैसा EPS 95 के फंड में भी आ रहा है। फंड में आने का मतलब क्या है कि लोग कंट्रीब्यूट भी तो कर रहे हैं। 7 करोड़ लोग पैसा लगातार जमा कर रहे हैं। और ये पैसा कौन जमा करता है? ये पैसा एम्प्लॉयर जमा करता है। 8.33 का एम्प्लॉयर उसमें फंड में कंट्रीब्यूट करता है, 3.67 शायद है उसके अंदर, PF के अंदर। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, कितना आप समझ लो कि जितना भी पैसा है, अगर 12 रुपया है तो 12 रुपया में से लगभग 9 रुपया पेंशन में चला जाता है। तो कितना बड़ा अमाउंट जा रहा है उसकी भविष्य निधि में। और भविष्य क्या है उसका? भविष्य तो ऐसा है कि शायद अगर वो लेमन जूस भी खरीदना चाहे तो उसमें भी बांधे बढ़ जाएंगे। बड़ा पाव खाना चाहे तो उसमें भी शायद लगता है कि अपना मियाँ बीबी हैं तो किसी अच्छी दुकान पे जाके बड़ा पाव नहीं खा सकते, मोबाइल रिचार्ज नहीं करा सकते। ये भविष्य है पेंशनर का। ये भविष्य है कि पूरी जिंदगी पैसा देने के बाद आप इस पे हंसें या रोएं, पूरी जिंदगी पैसा देने के बाद उस पैसे के लिए मोहताज होगा। पैसा भी मिल रहा है कितना। ये योजना है सरकार की। और सरकार क्या कह रही है, हम ना इसको और विस्तारित करेंगे, हम असंगठित क्षेत्रों के लोगों का भी भविष्य सिक्योर करेंगे। अरे घंटा करोगे सिक्योर? मतलब सरकार ये चाह रही EPFO और निकल ले पैसा। जो रेडी पटरी वाले हैं ये भी अपना भविष्य इसी तरह सुरक्षित करो, फिर इसी तरह इनको बूंद बूंद करके फिर ये भी चिल्लाएंगे मिनिमम पेंशन दो महाराज, मोदी जी कहाँ हो आप, मिनिमम पेंशन दो। अरे भैया मेरे, माफ करो, ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीजें मानने योग्य नहीं है, और ये सरासर बदमाशी है। फॉर्मूला जिनने भी बनाया, जैसे भी बनाया, उसे सब पता था, उसे ये पता था। तो EPFO सिस्टमेटिक तरीके से जनता का पैसा, जो असंगठित क्षेत्र के तो छोड़ दो, अभी संगठित क्षेत्र हैं सरकार से अलावा, उन सब का पैसा हजम करने के लिए, डकारने के लिए एक मोटी संस्था हो गई। EPFO की सेहत बहुत अच्छी है। बाकी पैसे कैसे गिरे? हाँ, 50 लाख करोड़ का देश का बजट होता है, 25 लाख करोड़ EPFO के निवेश है। निवेश में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि निवेश भी कहाँ पर है, सब सरकार के पास है ये पैसा। 90% जो इक्विटी है, सरकार की जो बॉन्ड्स हैं, सर्विसेज हैं, सरकार की जो कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं, सरकार उसमें इसका पैसे को इस्तेमाल करती है। लोग ये कहते हैं कि भाई अदानी अंबानी खा गए। 10% के करीब पैसा प्राइवेट सेक्टर या शेयर मार्केट में जाता है इनका, 10%। तो 10% भी बहुत होता है। अगर 25 लाख करोड़ का 10% लगाएं तो 2.5 लाख करोड़ है। 2.5 लाख करोड़, अभी से कुछ साल पहले पूरी मुकेश अंबानी की नेट वर्थ थी 2.5 लाख करोड़।
आज से 3-4 साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि रिलायंस का पूरा जो था 2 लाख करोड़ का वो था, 2-2.5 लाख करोड़ का था। अब पता नहीं कितना है, मैं उसको अभी तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, अदानी अंबानी ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अदानी अंबानी को दोष नहीं कर रहा, कोई भी बड़े काम करे, मेहनत करे, कोई भी बड़े, अरे उनका वेल्थ सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है, तो इस गरीब पेंशनर का भी थोड़ा बहुत वेल्थ तो मिलना चाहिए। और एक बात सोचो, गरीबी रेखा भी होती है ना, कुछ सरकार बनाती है गरीबी रेखा, तो गरीबी रेखा से कुछ ऊपर तो करो। संगठनों का तो यही हाल है, कोई बीजेपी की गोद में खेल रहा है, कोई कांग्रेस की गोद में खेल रहा है। अच्छा, आपने संगठनों की बात करी, जैसे जितनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार जो भी की सरकार है उसकी बनती है, राज्यों की बनती है, लेकिन जो विपक्ष हैं क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? वो भी ये मुद्दा उठाएं, वो भी इन पर बात करें, या फिर जो उनके नेता हैं वो उनके पास जाएं? फिर मसीहा कैसे बनेंगे विपक्ष? उनको ऐसा आइडिया लाना है, उनको लाना है हम सारी महिलाओं को 5,000 रुपया दे देंगे, हम सब होने वाले बच्चों को ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, मतलब नई नई स्कीमें लाएंगे, नए इन्हीं से देंगे। ये भाई पैसा वो तो पेंशनर से भर रहे हैं ना, वो पैसा जो बट रहा है, जो बट रहा है सबको। हाँ, पेंशनर का ही पैसा है, और पेंशनर का पैसे को वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई भी किसी को भी, अगर राहुल गांधी ने एक योजना लगाई थी कि भाई 8,500 रुपये फैमिली, हाँ बता नहीं खटाखट आएंगे, 8,500 आएंगे, कितने आएंगे? 8,000 खटाखट। हाँ, खटाखट सटासट फटाफट लोग, फटाफट ऐसे ही तो उनको फटाफट कितनी सीटें आ गई? 99 सीटें आ गई, 100 आ गई। तो वो खटाखट वाले कौन थी? जो महिलाएं और लोग पहुंच गए उनके दरवाजे पे खटाखट लेने, वो कहाँ से आएगा पैसा? उस पैसे का आमद भी तो चाहिए, टैक्स बढ़ाएंगे तो पब्लिक चीखने लग जाएगी। तो खटाखट का पैसा ईपीएफओ से आ रहा है, ईपीएफओ से ही आएगा भाई, ईपीएफओ का ही पैसा तो है, और किसका पैसा है? नेता ने खटाखट किया, पैसा निकल गया, ईपीएफओ खटाखट करके पैसा निकल गया, लेकिन जो बुजुर्ग बैठे हैं वो कहाँ से करेंगे? अब ईपीएफओ क्या करेंगे? ये क्या होगा, सरकार क्या करती है कि सरकार के किसी योजना में ईपीएफओ से निवेश करवा लेंगे पैसा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका पैसा सरकार खा लेती है, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन सरकार वो पैसा निकाल कर, क्योंकि उसे पता है यहाँ तो देना ही नहीं, अनक्लेम्ड हो जाएगा, बहुत सारा पैसा अनक्लेम्ड हो जाएगा, तो वो तो सरकार के बाप का। तो ईपीएफओ में बहुत सारा अनक्लेम्ड हो जाता है पैसा, बहुत कुछ देना ही नहीं, तो उन्हें पता है यहाँ देना तो है नहीं, ये सारा पैसा हमारे बाप का, हम जैसे चाहे खर्च करें, हम खटाखट करें, हम फटाफट करें, हम सटासट करें, हम झटाझट करें, हमें जो करना है करते जाएं। तो ये जो, और ये इनको और चाहिए, इनको और सेगमेंट चाहिए, इनको और सेगमेंट से मेरा मतलब है इनको वो भी चाहिए, रेहड़ी पटरी वाला, वो ऑटो वाला चाहिए, वो भी ईपीएफओ में आ जाए। एक ला रहे हैं यूनिवर्सल कुछ करके, मैं भूल गया नाम, अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक ऐसी योजना ला रहे हैं, इनका दिमाग चल रहा है। आईएएस होते हैं ना, इनकी बुद्धि किस लिए चलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएं, और उनको क्या डर दिखाएंगे? सबसे जो कमज़ोर आदमी होता है वो सोचता है यार बच्चे पता नहीं बुढ़ापे में सहारा बनेंगे नहीं बनेंगे, करेंगे नहीं करेंगे मदद, तो ऐसा होना चाहिए बुढ़ापे के अंदर यार मेरा पेंशन हो जाए। पेंशन का मतलब है यार, ब्याज पे भी आदमी कहता है पैसा डूब जाता है, पेंशन में एक सिक्योरिटी होती है। पेंशन क्यों चाहता है आदमी? इंटरेस्ट कम मिले कोई बात नहीं, झंझट नहीं चाहता मैं जिंदगी में, मुझे तनख्वाह की तरह एक अमाउंट मिलता रहे, कम मिलेगा तनख्वाह से, पेंशन का अमाउंट कम मिलता है तनख्वाह से, लेकिन वो मुझे मेरे जीवन भर किसी ने मेरी गारंटी ले ली। जैसे कि बच्चों को क्यों पढ़ाता है, बच्चों को पाल पोस कर कोई हिसाब रखता है उसका कि मैंने तुम पर कितना खर्चा किया, तुम्हारी एजुकेशन पे इतना खर्चा किया, तुम्हारे उस पर, उसका काम सिर्फ इतना होता है मैंने बच्चे पाले पोसे, तो एक उम्मीद है उनसे कि भाई मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे को प्यार से रखेंगे, मेरी दवाई की खर्चा जो भी है, बच्चे जितना होगा उसके पास, कोई ज़्यादा अमीर हो जाता है लेकिन वो करता है, अपनी इच्छा से करता है। यही सामाजिक संरचना है, इसमें ज़्यादा लेखा जोखा नहीं होता है, ज़्यादा हिसाब किताब नहीं होता, इसमें भाव देखा जाता है। एक बच्चे का भाव माँ बाप के लिए, माँ बाप बहुत गरीब हैं, सपोज करिए मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने बच्चों को उतनी अच्छी तरह से खिलाया पिलाया नहीं है, फिर भी मेरे बच्चे मजबूत हो गए, बड़े अफसर बन गए, बड़े बिजनेसमैन बन गए, और मैं गरीब था, मैं साइकिल वाला था, मैं पंचर लगाने वाला था, मैं कुछ और था, लेकिन आज मेरे बच्चे बड़े पदों पर हैं या बड़े हो गए, मजबूत हो गए, तो वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि तुमने तो कम इन्वेस्ट किया हमारे ऊपर और हम नहीं, वो तो हमें माँ बाप को वैसे ही पालेंगे जैसे पालना चाहिए, जैसी वैल्यू होने, मतलब उनको उससे हिसाब नहीं। इसी तरह पेंशनर ने अगर कम पैसा भी कंट्रीब्यूट किया, यही योजना तुम्हारा पैसा बड़ा कंट्रीब्यूट कम था, अरे पेंशन का मतलब क्या होता है? तुमने जो बताया, जो तुम हमारी क्षमता थी तुमने लिया, तुमने लिमिट बनाई 15,000 की, आपको पता ना 15,000 डीए
और उसको मिला के 15,000 की लिमिट बना रखी है। वो क्या लिमिट है कि इससे ज़्यादा तो आप कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। अब एम्प्लॉयर को ही कंट्रीब्यूट करना है, एम्प्लॉय को तो करना नहीं है, तो उसको भी सेफ गार्ड कर रहे हैं कि 15,000 से ज़्यादा आप कंट्रीब्यूशन 15,000 का वही 12% क्या कितना होता है, वही आ जाएगा 1200-1500 रुपया आ जाएगा मेरे हिसाब से। कुछ कैलकुलेशन होती है, कितना आता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन उस पे ही 15,000 पे ही एक कैप लगा हुआ, अपर कैप के, उससे ज़्यादा तो आप उसका 12% निकालना है, उससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते। लोग कह रहे हैं ये कैप बढ़ा दो, ये कैप बढ़ाने से भी सरकार का थोड़ी ना फायदा। वो एम्प्लॉयर है, जो व्यापारी है, वो बेचारा पहले ही अपना बिजनेस चला रहा होगा, है, उसका एक खर्चा और बढ़ जाएगा, तो सरकार के पेट में थोड़ी ना जाएगा। अगर बढ़ा भी देंगे कि भाई तो व्यापारी को देना है, उस बिजनेसमैन को देना है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि बिजनेसमैन की लुटिया ही ना डूब जाए, उसका ही धंधा ना बंद हो जाए, उसकी खुद कंपनी डाउन चल रही होगी तो वो कैसे कर देगा उसको। तो सरकार को सब तरफ देखना पड़ता है, ये नहीं कि किसी को बढ़ाएंगे किसी को। तो वो जो कैप बढ़ाना है वो भी अलग एक इशू है, ठीक है। सरकार का क्या काम है, सरकार अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाए ना। सरकार 1 पॉइंट कितना देती है, 1.25% के करीब सरकार देती है। उसमें कहती है कि हम भी इसमें मदद कर रहे हैं। वो 1.25% दे के ना डेली दे के भेली ले लेती है, गुड़ की ढेली देकर और भेली ले ले, यानी पूरा पैसा। अगर सरकार कंट्रीब्यूट नहीं करती ना 1 पॉइंट समथिंग जो दे रही है सरकार, तो सरकार क्लेम भी नहीं कर पाती। और पेंशन की योजना तो ऐसी है कि भाई इसमें तो आपके पास कोई तरीका है नहीं। ये तो एक ऐसी शादी है, शादी में तलाक होता है, आपको पता है। आम शादी में अगर नहीं बने दोनों मियाँ बीवी में, तो उसका रास्ता है ना तलाक करने का रास्ता। EPS 95 से तलाक नहीं हो सकता। EPS 95 वो तो काली कूड़ी जैसी भी योजना है ना, काली कुबड़ी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी योजना है, वो पत्नी के रूप में आपके गले में पड़ गई और जिंदगी भर उसको लेना है। वो रोटी बना के दे, वो आपका पेट भरे, वो आपका साथ रहे, वो आपके साथ झगड़ा करे, कुछ करे, आपके पास दूसरी कोई योजना नहीं है। आप चाहो कि ये जो मेरा 12% का करीब का जो पैसा है, इसको निकाल के मैं कहीं और निवेश कर लूं। तो आप कह रहे हैं कि दूसरी योजना होनी चाहिए कोई? अरे आदमी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसका 12% है, ठीक है। जो उसका पैसा है, जो एम्प्लॉयर का पैसा है, जिसमें से आपने EPS को दे दिया। आपने कैसे कह दिया कि EPS कुछ वापस दे नहीं रहा है मेरे सिक्योरिटी में, मेरे भविष्य के लिए आप पैसा जमा कर रहे हो उस योजना में, और वो योजना आउटपुट नहीं दे पा रही, तो मुझे उस योजना से आज़ादी की, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी है किससे? कोई कहता है मनुवाद से आज़ादी, कोई कहता है जाति पात से आज़ादी। हम कहते हैं हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। तुम क्या दोगे आज़ादी? EPS 95 योजना से आज़ादी, और छीन के लेंगे आज़ादी। अब कैसे लेंगे छीन के आज़ादी? मांगने से नहीं मिलती है, छीन के तभी ले पाएंगे जब ये बुजुर्ग खड़े हो जाएंगे। अब बुजुर्गों को खड़े होने के लिए क्या करें, इन्होंने इतना हेल्पलेस बना दिया। ये जितने भी सामाजिक संगठन है ना, इन्होंने बुजुर्गों को ये कह दिया कि हम लड़ लेंगे तुम्हारी लड़ाई, तुम चुपचाप बैठो। उनको अकर्मण्य कर दिया। जिन्होंने पूरी जिंदगी पूरा परिवार पाल लिया, उनको इस तरह से बना दिया, लाचार बना दिया है। और वो भी देखते रहते हैं कब आएगी खुशखबरी। हम भी वीडियो डालते हैं कि खुशखबरी नहीं आएगी, हम ऐसी वीडियो डालते हैं। खुशखबरी का सच हम ये डालते हैं, खुशखबरी का खुलासा हम ये अच्छी से ज्यादा सच्ची खबर। हाँ, सच्ची खबर डालते हैं। हम ऐसे डालते हैं, कुछ लोग ऐसे ही डालते हैं, खुशखबरी आ गई, वो फलाने साहब, वो कहते हैं क्या बोलते हैं, सेना में कैप्टन साहब ने ये कर दिया, कैप्टन साहब हाँ ये कर दिया, हाँ जनरल साहब ने ये कर दिया, फलाने साहब ने ये कर दिया। पता नहीं क्या करते हैं ये साहब, कौन से कैप्टन है, कौन सी सेना में ये रहे, पता नहीं। ऐसे लोग भी हैं। चलिए ये सब तो आपने बताई, लेकिन जो खुशखबरी की बात हमने पिछली वीडियो में की थी, और हमने एक और बात की थी आपके ऐप को लेकर, उसके ऊपर क्या अपडेट है? हाँ, ऐप मैं आपको बहुत खुशखबरी तो यही है कि प्ले स्टोर पे सोमवार तक मुझे लगता है ऐप के दर्शन हो जाएंगे आपको प्ले स्टोर से। मैं फिर उनसे कहना चाहता हूँ जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर लिया, नए मेंबर बनाओ भाई, बढ़ नहीं रहे हैं। मैंने कहा मैं खुशखबरी देने वाला हूँ, लेकिन मेरे 1000 सदस्य पूरे नहीं हुए। 1000 आदमी जब तक मेरे ऐप पे पूरे नहीं होंगे, मैं खुशखबरी दूंगा, और बड़ी जानदार खुशखबरी दूंगा, और एक कदम आगे बढ़ने की खुशखबरी दूंगा, और पूरी योजना आगे बताऊंगा कि जल्दी ही कैसे पेंशन की तरफ हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। और पेंशन नहीं मिलेगी ना, तब भी हम ले लेंगे पेंशन, कहीं ना कहीं से हम जुगाड़ कर लेंगे, फंड का इंतजाम कर लेंगे। EPS योजना स्क्रैप आउट करनी पड़े उसके लिए संघर्ष कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। बहुत है यार, हम बस एकजुटता की बात है। मैं कह रहा हूँ एक दिन में एकजुट हो जाओ 1 करोड़ लोग, कल ही पेंशन मिल जाएगी। एकजुट होने वाली बात है, इकट्ठा होने वाली बात है, संगठित होने वाली बात है। और मैं होली पर हाथ जोड़कर अपील करता हूँ बुजुर्गों, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, इसलिए बहुत सारे लोगों के आप कहते हैं कि मनोज बहुत सारे लोगों की वो भी कर देते हो, कटाक्ष कर देते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं, लोग आते हैं कमेंट में आके
अपने अपने सेनापति का नारा लगाते हैं, हमारा हमारा नेता जिंदाबाद, हमारा कैप्टन जिंदाबाद। अरे भाई तुम्हारे कैप्टन ने क्या घुइया उखाड़ ली जो तुम्हारा कैप्टन जिंदाबाद? तुम्हारा कैप्टन तो आउट हो गया पहली बॉल पे ही, बार बार आउट हो रहा है, बार बार जीरो बना रहा है, फिर भी वो सेना का कैप्टन बना हुआ है। ऐसे कैप्टन का करोगे क्या? ऐसे कैप्टन का अचार डालोगे? ऐसे कैप्टन को हटाओ और खुद कैप्टन बन जाओ। आज मैं यही संदेश देना चाहता हूँ इस होली पे कि किसी कैप्टन के झांसे में मत आना, अपना कैप्टन खुद बनो, अपना मसीहा खुद बनो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो और एक साथ आ जाओ एक साथ आ जाओ और अपने विचार के साथ आओ, बस साथ आ जाओ, एक साथ जुड़ जाओ। मुझे थोड़ा बल दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक साथ जोड़ने के लिए। नेतृत्व तो आप ही करोगे, मैं सिर्फ आपका एक तरीके से पैसिव में रहूंगा, पीछे रहूंगा। मैं सिर्फ आपको जोड़कर आपको आपकी शक्ति, हनुमान को शक्ति याद दिलाई थी ना जामवंत ने, मैं जामवंत के रोल में आना चाहता हूँ। जो सागर है ना वो आप ही को उड़कर लांघना है और आप लांग लोगे। मैं शक्ति याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। उठो, जागो और संघर्ष करो और जब तक मंजिल ना मिले रुको मत। बिल्कुल, यहाँ पे अब उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और संघर्ष सभी पेंशनर्स को यहाँ पर करना पड़ेगा। और इस वीडियो पर आप कमेंट करें, जैसे कि इन्होंने कहा कि हम सब साथ हैं। अगर आप लोग हमारे साथ हैं, इस मुहिम के साथ हैं, तो कमेंट करें कि हम सब साथ हैं। ये सही रहेगा, हम सब साथ हैं। हम सब साथ हैं कहें या यस लिखें, हाँ लिख दें, छोटे में हाँ भी लिख सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं। हम सब साथ हैं, बहुत बल मिलेगा आपको। आपका कमेंट ना ऊर्जा देता है। कमेंट कम हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ कम हो गया। और आप इनका मुद्दा, मैं दूसरे भी मुद्दे, आजकल तो बहुत सारे मुद्दे मेरे चैनल पे, आपके चैनल पे अलग अलग मुद्दे हैं। देखो हम पत्रकार हैं, हमारी मजबूरी आप समझो। हमें पूरे देश को देखना पड़ता है, हमें देश के हर वर्ग को देखना पड़ता है। लेकिन आप तो हमारे हृदय में हो। मैं इतना कह सकता हूँ, आपसे पत्रकारिता का रिश्ता नहीं है, आपसे बापू का रिश्ता है। आपको हम बापू कहते हैं, आपसे वही रिश्ता है जो हमारे पिता से रिश्ता है। बस इतना थोड़ा कहना बहुत है, इतना है बस। और वो पिता और पुत्र के रिश्ते में कोई आ नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहें UIP न्यूज़। धन्यवाद।